चलिए हेडिंग डालना बच्चों, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। ओ माय गॉड, वही जी किधर से आ रही है? इसको फिलअप कर लिया था। बच्चों आपको याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में परक्विजिट स्टार्ट करा था? कौन कौन से परक्विजिट्स कर ली? सबसे पहला गिफ्ट, देन उसके बाद फ्री फूड, सॉरी टी स्नैक्स, फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। उसके बाद यूज ऑफ मूवेबल एसेट। तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट में क्या होता था? यूज ऑफ मूवेबल एसेट में क्या था? अगर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर और लैपटॉप फुली एग्जाम्प्ट, और अगर अदर एसेट है तो एंड इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर 10% of actual cost and it is on taken on higher charges. गिफ्ट के बारे में पूछता हूँ, निशांत जी गिफ्ट के बारे में आपसे पूछ। हाँ मैं पूछूंगा पर आप रजिस्टर बंद कर दो। बंद है? गिफ्ट का पेज ही खुला हुआ है, देखना एक बार चेक कर, गिफ्ट का पेज खुला हुआ है, पढ़ ले गिफ्ट, पढ़ ले एक बार, अलाउंस पूछ लूंगा। ठीक है चलो, गिफ्ट का मुझे बताइए, अगर कैश गिफ्ट है 4000 रुपीज फुली टैक्सेबल, और अगर वॉच 8000 की है तो 3000 या 8000 पूरा। एग्जैक्टली दो अल्टरनेटिव थे जो हमने गिफ्ट के देख लिए। ओके, और फ्री फूड के अंदर कल मैंने पूछा था बच्चों से, अगर फूड अलाउंस अप टू 50 रुपीज है, अलाउंस है भाई, तो ध्यान रखिएगा जब अलाउंस वर्ड होता है ना तो परक्विजिट मिक्स मत करिएगा, समझ रहे हो? और क्या था, अच्छा रिमोट एरिया में फूड मिल रहा है और डेली का 1000 रुपए का खर्चा, रिमोट एरिया में एग्जाम, और नॉन रिमोट एरिया में 1000 पर मील है, 1000 पर मील 950 एक नया पर विजिट कर। सर पूछे तो रिपोर्ट में आपने जो 1 सेकंड के अंदर डिलीट भी हो गया था। सर उसका भी तो बताओ, डिलीट भी हो गया। मुझे लगा कि थोड़ा आलोक भी बुरा ना मान जाए। नहीं बुरा मान ही कहता था सर, नहीं इतनी मेहनत करी थी आपने एग्जाम में, फाउंडेशन दूसरा हो गया, हटा दे। सर दूसरे सर ने बताया आप कुछ क्या? फिर बना देंगे एक बार। ठीक है चलिए आइए बच्चे, लेट्स बिगिन। अब मैं आपके साथ एक परक्विजिट कर रहा हूं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। हम लोगों ने यूज ऑफ मूवेबल एसेट तो करा था, पर अभी कौन सा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। जैसे सपोज करो, मान लो परमीत जी आपकी जॉब लगी, और आपकी जब जॉब लगी तो कंपनी ने आपको गाड़ी की चाबी दे दी साहब, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? गाड़ी भी गाड़ी भी मिल जाए, तो सिर्फ यूज करने के लिए, या गाड़ी अब आपकी हो गई, या जॉब ही ड्राइवर की है? कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, साफ करने के लिए मिलेगा। हाँ? तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा कि यार ये मैं सिर्फ यूज कर सकता हूं, मतलब जॉब छोड़ूंगा तब है, या गाड़ी मेरी होगी। समझ रहे हो? अगर यूज होता ना तो वो तो मैं आपको करा चुका हूँ, 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई ये गाड़ी आपकी हो गई है, अब अगर आप कल नौकरी छोड़ दो तो भी गाड़ी आपकी है। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको कार दे दी बेटे, कंपनी ने आपको कार दी, क्या कुछ ना कुछ टैक्सेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो देखने वाली बात ये है, बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है ना जी, बात ये है कि अलग अलग टाइप के एसेट्स हो सकते। साथ साथ नोट करना है बच्चे, ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स
ओके, देन ट्रांसफर ऑफ मोटर कार, ओके, एंड देन अदर एसेट्स। कहाँ पर, कौन सी वाली लाइट? अच्छा, तो फैन बंद कर देते हैं। नहीं वैसे सही है, कूलिंग सही रहेगा मेरे साथ, एक बार बंद करके देख लो, मतलब मैं ओके हूँ। इधर का मतलब, हम्म, इधर का इधर नहीं, इधर का मतलब। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आपको मिल रहा है, तो आपको पता है बेटे, मैं कुछ लिख रहा हूँ भी, आप लिख लीजिएगा बस। 50% WD, अरे ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस। मोटर कार 20% WDV बेसिस, ऑब्वियसली 50% पर आनम डब्ल्यू बेसिस, कहीं आप दिमाग लगाए फर्दर, और तो 20% पर आनम ऑन WDV। और बात होगी भाई अदर एसेट की, तो उसका क्या है बेटे, 10% ऑन SLM बेसिस। आपको ध्यान रखना है कौन से एसेट पे WDV है, क्या रेट है। मेरा आपसे सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड इलेक्ट्रिकल आइटम? इलेक्ट्रॉनिक अलग होता है और इलेक्ट्रिक अलग होता है। अभी अभी हमने फैन बंद करा, इज इट इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल? इलेक्ट्रिकल, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिकल होते हैं बिजली जो डायरेक्ट, मतलब स्मार्ट चीजें नहीं होती, बस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रहा है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया आपका? मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप। हालांकि आज के टाइम पे तो स्मार्ट तो काफी चीजें होती है, वॉशिंग मशीन भी स्मार्ट वॉशिंग मशीन आती है, समझ रहे हो? आज के टाइम पे तो सर ये जो फैन होते हैं इसमें भी आपको पता है सारी चीजें होती है बेटे, मतलब ये रिमोट से बंद हो सकता है, चल सकता है। क्या फैन के अंदर गाने भी चल सकते हैं? हाँ बेटे, पेन ड्राइव भी लग जाता है, समझ रहे हो, लाइट भी लगी हुई है। हाँ, अगर स्क्रीन लग जाए ऊपर, वैसे तो आपको चलने से लाइट की डिस्टरबेंस है, वैसे आपको फैन के अंदर ही पिक्चर देखनी है, ठीक है। सो बेसिकली अगर वो चीज स्मार्ट एलिमेंट आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, और नहीं तो जनरली पंखा, कूलर, AC, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल। क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि जब मैं आपके साथ क्वेश्चन करूंगा थोड़ा सा डिस्प्यूट आ जाएगा कैमरे के ऊपर। आपके हिसाब से कैमरा क्या होगा? डिपेंड करता है, हम कैसे डिसाइड करते रहेंगे भाई? जनरली आपको क्या लग रहा है कैमरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक होगा, स्मार्ट वॉचेस और ये जैसे सारी चीजें होती है वैसे ही होता है आज के टाइम। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, यहाँ पे लिखेगा साथ में। आही है भाई, सर आज तक आप बॉक्सेस बनाते थे वो AI कनेक्ट कर देता था, उसमें भी साथ छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, छोटे है सैमसंग पेंसिल यूज करो। नहीं नहीं, हो गया हो गया। पूरा मार के तेरी पर। कंप्लीटेड ईयर ऑफ, completed year is to be considered। ओ माय गॉड, ये क्या है बेटे? आपके नोट्स पूरे हो गए, आइए अब हम एक एग्जांपल बना रहे हैं। एग्जांपल ये, अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 25, 26, और आज का डेट है 15 अप्रैल। तो बेटे सपोज करो एक कंपनी है के लिमिटेड, और इसमें जॉब लगी है आलोक जी की। यार नहीं यार, मैं जनरली लिखा है भाई, ए लिमिटेड, ओके, ए लिमिटेड, ठीक है। तो जॉब लगी है, और आलोक जी की जॉब लगी है, और कितने का पैकेज है, पूरी बात समझिएगा। 60 लाख का पैकेज, 5 years नहीं, पर एनम पर, ठीक है। क्या है कि अरे 1 किलो ज्यादा लगा अपनी ठीक है, सो बेसिकली पैकेज है 60 लाख का,
और साथ में एक गाड़ी मिली है बेटे, और ये रही गाड़ी की चाबी। गाड़ी की बड़ी गाड़ी की बड़ी घर की चार ताले लॉक हो चुकी है गाड़ी कैसे करती है। और कौन सी गाड़ी मिली है सर जी? होंडा सिटी नैनो। मारुति, मारुति 800। मारुति नहीं गया अरे सर रात में हुआ सर, आज सैटरडे नहीं था। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आलोक जी, आपका 60 लाख का पैकेज आपको कंपनी गाड़ी दे रही है, क्या आप ये गाड़ी ले रहे हैं? बोल दो प्रोफेसर में किडनैपर हूँ। नहीं नहीं, आपको अच्छा पूरा सीए का आपका टैक्स होंडा लिख देते हाँ? करते सर, थोड़ा इससे ना कनेक्ट नहीं होगा कार बनाने। नहीं, कार अभी बना। ठीक है, तो मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अगर इसको कार की चाबी साथ में मिली है, तो आप मुझे बताइए कौन से दिन मिली है सर? आज क्या डेट है? 15 अप्रैल। मेरा आपसे सवाल, ये गाड़ी नई गाड़ी है या सेकेंड हैंड गाड़ी? न्यू भी हो सकती है और सेकेंड हैंड भी हो सकती है, लेकिन ये गाड़ी सेकेंड हैंड है। समझ रहे हो? ये गाड़ी कब खरीदी गई कंपनी ने? आसान कर देता हूँ आपकी जिंदगी, फटाफट बताइएगा मुझे। 1/4, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, नहीं तो उससे पहले की बना देता। 1/4/21 को कंपनी परचेज्ड अ कार फॉर ₹5 लाख। मारुति की बात कर रहा हूँ। कंपनी ने गाड़ी कब खरीदी है जी? 1/4/21। तो टेक्निकली आलोक को जो गाड़ी मिली है वो सेकेंड हैंड कार। अब आप मेरे को बता दीजिए, 5 लाख रुपए की कंपनी ने खरीदी थी, 3-4 साल बाद एक एम्प्लॉय को दे दी, तो क्या 5 लाख टैक्सेबल कर? क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए? डेप्रिसिएशन के लिए आपने चार्ट बनाया, मुझे बताइए कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? मोटर कार, दैट इज 20%। मेथड कौन सा है जी? और अगर इसकी जगह एसी होता है ये तो गाड़ी की जगह? नॉट एट ऑल। फर्स्ट में तो इलेक्ट्रॉनिक है ब्रो, एसी तो इलेक्ट्रिक ही बोल लो ना। हाँ, एसी को इलेक्ट्रिक को ही रहने दो ना, वो बिजली से ही तो चल रहा है मेजरली। तो इतना भी क्या स्मार्ट है, सिर्फ टेम्परेचर ही तो कंट्रोल हो रहा है। छोड़िए आप एसी को, छोड़िए आप, मैंने इसके घर में कूलर लगाया है। अब बोलिए एग्जाम्पल कैसे? ठीक है, तो आप मुझे बताइए, तो कौन सी कैटेगरी में आ जाओगे? अदर एसेट्स। मुद्दे की बात यो है, गाड़ी कब खरीदी है बच्चे? 1/4/21। कितने साल हो गए बताओगे? 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24 एंड 31 मार्च 25। सो हाउ मेनी कंप्लीटेड ईयर्स? मैं कुछ चेंज कर लूं क्वेश्चन में, वरना आपके पास इंटेंशन पूरी सही नहीं जाएगी। लिख लिया क्या बच्चों ने? ठीक है, फिर मैं चलिए, तो फिर ठीक है, तो मेरे को चेंज कर लूंगा तो सही रहेगा। मतलब ना, नहीं तो एक और एग्जांपल बनाना पड़ जाएगा। सर पहले इजी करते हैं फिर थोड़ा हार्ड करते हैं। नहीं नहीं नहीं, यही है। 15 तारीख को जो गाड़ी सेकंड हैंड है। हाँ जी, बिल्कुल यही वाली गाड़ी मिल गई। कंपनी ने गाड़ी कब खरीदी है बच्चे? 5/4 को कर दिया। तो आप मुझे बताइए कंप्लीट ईयर कब हो रहा है गाड़ी को? 31/3 की बात नहीं करूंगा, गाड़ी का कंप्लीट ईयर कब हो रहा है ये बताओ। और कोई चीज 5 को शुरू होती है तो 4 को खत्म होती है, तो रादर आपको क्या बोलना चाहिए? 4/4/22, 4th of April 22, 4th of April 23, 4th of April 24, एंड लेट मी टेल यू, अगला खत्म जो होगा वो होगा यहाँ पर, दैट इज 4th of April 25। समझ आया आप? अब आप मुझे बताइए, पहले साल की, मैं कोई अकाउंट्स नहीं चला रहा यहाँ पे, मैंने गाड़ी के कंप्लीटेड ईयर पकड़े। गाड़ी किसी भी दिन खरीदी हो, गाड़ी अगर आज खरीदोगे तो 1 साल गाड़ी को, अगर टुडे इज 15 तो 14th अप्रैल अगले साल में कंप्लीट हो रहे हैं। आप मुझे बताइए पहले साल की डिप्रिसिएशन। 5 लाख का 20%, 1 लाख। उसके बाद, उसके बाद 64,000, और उसके बाद 51,200।
अब आप मुझे एक बात बताइए सर, कुछ दिन तो रह गए, क्यों? ये तो 4 तारीख तक हुआ, मैंने आपको गाड़ी कब दी? 15, तो 10 दिन की तो वैल्यू गिरी होगी। आई विल इग्नोर इट कंप्लीटली, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर इसको इस साल के मार्च के महीने में भी गाड़ी मिल रही होती, मैं तो भी पूरा साल इग्नोर कर देता, क्योंकि मुझे कंप्लीटेड ईयर लेना। आपको लग रहा होगा क्या ही सारी बातें कर रहे हो। बेटे आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें एक दिन के हिसाब से भी कंप्लीटेड ईयर नहीं लिया जा रहा होगा। यानी कि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, मान लो अगर मैंने आलोक जी को गाड़ी दी होती 3/4 को, तो कंप्लीटेड ईयर कितने होते हैं? 3 होते हैं। हैव टू कंसिडर दिस। क्लियर है बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ? सर फिर से बोलना। कंप्लीटेड ईयर्स आपके कंप्लीट कब हो रहे हैं टेक्निकली? 4 अप्रैल। अगर आप इफ यू वुड हैव ज्वाइंड ऑन 3 अप्रैल और मैंने आपको 3 अप्रैल को गाड़ी दी होती, तो जो पहले वाला साल हो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। गाड़ी को कंप्लीट कहाँ हुआ? मैं तो आपको दे दी, आप मालिक बन गए। ठीक है, तो वो देख लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है बच्चे, सो कहने का मतलब ये है, आप मुझे बताइए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार कितनी थी? 5 लाख लेस डेप्रिसिएशन, कितने रुपए टोटल बताइए फटाफट। 180, 244, 2,90,5, 200। देख रहे हो बेटी कैलकुलेशन कितनी तेज है ना। अब आप मुझे बताइए बुक वैल्यू, यानी कि आलोक जी को जो गाड़ी मिल रही है उसकी वैल्यू कितनी है? 2,04,800। मैंने आलोक जी को बोला गाड़ी चाहिए, इससे बोला हाँ, मैंने कहा 1 लाख रुपए लगे। कहने का मतलब है एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, कंपनी इज ऑफरिंग यू अ कार बट सेइंग यू हैव टू पे 1 लाख। अब आप मुझे बताइए आप 1 लाख देंगे या नहीं देंगे? यू आर गेटिंग समथिंग वर्थ 2,04,000, देयर इज नो हार्म इन गिविंग 1 लाख। समझ रहे हो आप? तुम्हारी तो हो गई, तुम बेच दो कल उसको। कहने का मतलब ये है बच्चे, लेस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई एंड फाइनली कितना अमाउंट आ जाएगा इफ इट इज गिवन। हर परक्विजिट में यही है बच्चे। आपके घर में मैं एसी लगाने को तैयार हूं, 5,000 रुपए लगेंगे, तो अगर एसी 40,000 का आपसे 5 ले लिए तो 35 ही तो टैक्सेबल करूंगा। ठीक है, सो दैट मेक सेंस एवरी टाइम। अगर मैं कहीं नहीं भी लिखूं तो मतलब वो वाली चीज मतलब होती है, मैं तो लिख दूंगा। हाँ जी, हाँ, क्लियर है जी। इसको नोट कर लो बच्चे, और आपका ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट पूरा का पूरा कर दिया सर, बोर्ड भी कर दिया सारा। कंपनी का नाम क्या रखा हूँ? सर और कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा? हाँ? और कुछ नहीं होगा एक्सेप्ट? नहीं, अगर तेरे को कोई भी एसेट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कंपनी का कितना है। ये टैक्सेबल है ब्रो, एग्जैक्ट। ये टैक्सेबल है, क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि मेरे भाई यही तो बेनिफिट है। 1 लाख नहीं नहीं फिक्स नहीं, मैं तो एग्जाम्पल बना। ठीक है, हाँ जी बच्चे, 295, 200, 20-20% डेप्रिसिएशन है। 5 लाख का 20%, 1 लाख। अब वैल्यू कितनी रहेगी? 4 लाख। 4 लाख का 20%, 320 रह गई। 320 का 20%। और मैडम WDV है ना? हाँ जी बच्चे क्या बोल रहे हो? क्लियर है यहाँ तक? आओ जी, नेक्स्ट परक्विजिट पे चले। हाँ जी, नोट कर लीजिए बच्चे, सर एक बार डेट वाला चीज बता दो। क्वेश्चन में आएगा कैमरा और यूज ऑफ कैमरा। बेसिकली फोकस इतना रखना दैट आई हैव टू टेक कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, अगर तेरा मान ले ईयर कंप्लीट होने में मान ले 364 डेज हो रहे हैं, तो इधर नहीं है, तो तू उस साल को कंप्लीटेड नहीं बोल सकता, तो उस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। वो वाली चीज, अगर यहाँ पे चला के देगा 3 को मिल जाता हूँ फिर। वही तो बोला था। अगर मैं गाड़ी 3/4 को दे देता तो ये वाली डेप्रिसिएशन नहीं लगाता। क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट परक्विजिट लिखिए जी। इंटरेस्ट फ्री लोन। क्वेश्चन ही कराएगा आप। पहले एक बार ये करा रहा हूं। सर एनएचएस होता है ना। नहीं, कुछ भी हो सकता, हाउसिंग लोन और कुछ भी हो सकता, अभी देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, सपोज करो एक इंसान है मिस्टर ए, एंड मिस्टर ए इज डूइंग अ जॉब इन इन्फोसिस, बहुत अच्छी बात है सर। और मिस्टर बी को जरूरत है होम लोन। क्या लोग होम लोन लेते हैं? होम लोन जो लेते हैं तो किसके पास जाते हैं लोन के? बैंक के पास। तो ये भाई गया बैंक के पास, मिस्टर ए गया बैंक के पास। कौन से बैंक के पास? कोई भी बैंक के पास चला जाए भाई, मान लो HDFC के पास। और इसको कितने लोन की जरूरत है? अगर मैं आपको बोलूं 50 लाख। अब आप मेरे को बताइए, ये जो 50 लाख है, अब आप मुझे बताइएगा, ये जो 50 लाख है बैंक इसको दे देगा, लेकिन क्या कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बच्चों जनरली? 12%। बहुत ज्यादा है वैसे तो। मैं मार्केट रेट अगर बताऊं 8 to 8.5 मिल जाता। नहीं कम नहीं बोल रहा, मेरे ऊपर लोन चल रहा है। ठीक है, ठीक है, 8.2 8.3 में मिल जाता है। हाँ तो वो सारी टेक्निकल बातें मुझे पता है, आप थोड़ा सा पढ़ लिया होगा। ठीक है, जनरली मैं एक आइडियली बोल रहा हूँ, वो 8.3 का 4 हो जाएगा 5, वो थोड़ा ना बात चल। मान लो 10% ले लेते हैं, ठीक है, रियलिटी इतना ज्यादा रेट होता ही नहीं है कहीं पे, 10% ले लेते हैं। आप मुझे बताइए मिस्टर ए का खर्चा कितना का हो जाएगा ब्याज का? लोन तो मिल जाएगा मुझे 50 लाख का, पर पूरे साल का इंटरेस्ट 5 लाख। 12% कर रहा हूँ रेट को, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आपके फ्रैक्शंस नहीं आएंगे 12% पर। ठीक है, 6 लाख। मुझे बताइए मिस्टर ए सोच रहा है यार मैं घर के लिए पैसा तो ले लूंगा, लोन तो ले लूंगा, पर 6 लाख का मेरा खर्चा हो जाएगा। एंड इट इज एक्चुअली ट्रू। आप मुझे बताइए, अगर मिस्टर ए ये ना करके अपनी कंपनी से पूछे कि क्या आप मुझे लोन दे सकते हैं, कैसा हो सकता है? क्या कंपनीज भी अपने एम्प्लॉइज को लोन दे देगी 20-25 लाख रुपए, 30 वट एवर, मान लो 50 लाख? तो मिस्टर ए ने, अब अगर मैं बोलूं इफ इट टुक लोन फ्रॉम इन्फोसिस, और इन्फोसिस ने बोला हाँ हाँ हम आपको लोन दे देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? निल। अगर आप मिस्टर ए हैं तो अब आप मुझे बताइए, आप बैंक से लोन लेंगे अपनी कंपनी से? कितने रुपए की सेविंग दिख रही है आप? 6 लाख। जो सेविंग हो रही है वही टैक्सेबल हो जाएगा। बचा का क्या मतलब है? खर्चा नहीं लगा, टैक्स ही तो लगा सिर्फ तेरे ऊपर। बात वही क्यों हो गई? कैसी बात कर रहे हो आप? वहां पे आप 6 लाख रुपए जेब से निकाल के दे रहे हो, यहाँ पे आप उसको 6 लाख रुपए जेब से नहीं दे रहे, पर इस 6 लाख के ऊपर टैक्स दे रहे हो, जो मान लो 30%, तो 180 निकल रहा है जेब से। 6 लाख इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता ब्रो, ये अलग चीज है। मैं बेनिफिट के एंगल पे ले गया था। व्हाट वी आर डूइंग इज परक्विजिट, और परक्विजिट में सरकार क्या कह रही है, तेरे को तेरे एम्प्लॉयर से जो बेनिफिट मिलेगा उसको सैलरी बोलूंगी। तू बाहर से लोन लेता, तेरा 6 लाख का खर्चा था, तूने अपनी कंपनी से लोन ले लिया, तेरा खर्चा ही नहीं हुआ कुछ भी, तो टैक्स देना पड़ेगा, बेनिफिट है। पर आप मुझे बताइए कि सही बात है? इन्फोसिस ने सर 6% दिया फिर। एग्जैक्टली। इफ इन्फोसिस हैज गिवन फॉर 6%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट? 6%। 6 की जगह तू 8% बोल लेना। इन्फोसिस ने बोला 8%, तब भी आप किसके पास लोगे? कितने का फायदा होगा? टैक्सेबल। The benefit is taxable. No, any benefit that is flowing from employer to employee is taxable. Exactly, वो तो है सर कंपनी में जो लोन की आप बात कर रहे हो तो वो पोजीशनल डिफरेंस पे वैरी करता है या नहीं? ये तो कंपनी की पॉलिसी है भाई, हो सकता है कंपनी लोन दे भी ना,
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉय, जैसे आप अपनी बात करोगे, ठीक है, ऐसे जनरली कह रहा हूँ, ये तो पॉलिसी पे डिपेंड करता है कंपनी की, ये चीज थोड़ा ना हमने डिसाइड करना। मेरे को तो ये डिसाइड करनी है, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हो, आपके पास कल को कोई एम्प्लॉय आता है कि मैंने अपनी कंपनी से लोन ले रखा है, तो आप एकदम से जाग जाओगे कहीं ये भी टैक्सेबल तो नहीं हो रहा। समझ रहे हो? वी हैव नथिंग टू डू विद कंपनीज पॉलिसी। तो कंपनी अपना लोन देगी तो ठीक है, नहीं देगी स्ट्रेट एग्जांपल दे रहा हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली रिलायंस थोड़ा चलेगा। रिलायंस अपने एम्प्लॉय को लोन नहीं दे सकता क्या? लोन देना गलत थोड़ा है। समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात ये है, आप मुझे बताइए आपको बेनिफिट कितने रुपए का दिख रहा है बच्चे, लेट सपोज। तो आपको ना वैसे क्या दिख रहा होगा, 50 लाख के ऊपर 12%। और मैं 12% को अगर ऐसे लिख दूं, 12% माइनस निल, तो आप समझ रहे हो बेनिफिट ही तो है ब्रैकेट में। 12% इज द मार्केट रेट माइनस द रेट चार्ज बाय द कंपनी, सो बेनिफिट इज 12%। आप मुझे बताइए कितने रुपए आ जाएगा बेटा? बात इतनी आसान नहीं है, बात कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। आपको यहां तक समझ आ रहा है? इसने जो सुनते जाइएगा, अभी ना आप नोट मत करिए, सर ये डायग्राम नहीं अभी रुक जाइए, सर बन गया तो बनवा दिया सर। रुक जाइए, अभी मतलब मुझे भी अभी अभी रियलाइज हो। चेंज मत करना सर, रियलाइजेशन का लेट ही होना चाहिए पता है। मान लो कि मिस्टर ए ने लोन लिया 10 जून 24 को, तो एचडीएफसी का एक बात बताइए, कौन से साल में लोन लिया? कौन तो, देखो यहां तो ये गए ही नहीं ना। लोन कहां से लिया इसने? इन्फोसिस से, कंपनी से लिया। तो मैं रेफरेंस के लिए किसका रेट लूं? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इसमें हमारा अकाउंट होगा। जिसमें आपका अकाउंट होगा। कौन से बैंक में अकाउंट? पीएन, पंजाब, ऐसा कुछ नहीं है। एसबी, स्टेट बैंक ऑफ, ये सरकार बोलती। आपको पेपर में चाहे दे रखा होगा कि एचडीएफसी का, पीएनबी का, किसी भी चीज का एसबीआई का रेट लिया जाएगा। आगे सुनिएगा, लोन कौन से दिन लिया? 10/6। तो एसबीआई का जो आप रेट लेंगे वो 10/6 का लेंगे कि उस दिन क्या रेट चल रहा था, या आप 1/4/24 का रेट? लॉजिकली 10/6 या 1/4/24? करेक्ट आंसर इज 1/4/24। द प्रीवियस ईयर इन विच लोन वॉज टेकन, उसका फर्स्ट डे का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था। सो दैट्स फिक्स। एसबीआई की बात फिक्स्ड है। और अगर आप जब भी लोन ले, अभी जैसे प्रीवियस ईयर चल रहा है 25-26 एनी डे, तो कौन से दिन का लोन लूंगा बच्चे में, कौन से दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट? 1/4/2020। तो ये दो चीजें आपकी क्या हो गई बच्चे, फिक्स्ड। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसको एक बार आप चाहे नोट कर लीजिए, छोटा सा टेबल, और फिर आगे बढ़ाएंगे बात। कितने लिखी? 1 तारीख का रहेगा भाई, ये दोनों चीजें फिक्स्ड है ब्रो। आप यहाँ पे लिख दीजिए दैट द रेफरेंस बैंक इज एसबीआई, रेफरेंस डेट इज फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच लोन वाज टेकन। तो क्वेश्चन में कोई भी बैंक पूरा मेंशन हो, हमें एग्जैक्टली एसबीआई का दिया हो। लोन किया है इस बैंक से, लेकिन नीचे एसबीआई का रेट है। अगर वो बैंक से लिया है तो फिर मैं निकालूंगा, सॉरी वो ये वो ये बोल सकता है कि उसको दूसरे बैंक का रेट, दो बैंक दे देगा या आपको पे कैसे? हाँ एग्जैक्टली, तो आपको एसबीआई लेना फर्स्ट डे। हाँ दोस्त, हाँ जी। सर ये जो आप बैंक का बता रहे हो रेट, ये अपना बेनिफिट निकालने का लिमिट के लिए कर रहे हैं ना भाई। लोन तो इन्फोसिस से लिया है, लोन तो तो रेट से बिल्कुल बिल्कुल एसबीआई का rate, कोई एक्सेप्शन और ऐसा?
हाँ जी, नहीं कोई फर्क नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहे। रेफरेंस बैंक कौन सा है बच्चे? SBI। एंड रेफरेंस डेट, आई एम सॉरी, रेफरेंस डेट first day of previous year in which loan was taken. Okay, कहिए साहब जी, यहां तक क्लियर है? चलिए खूब, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए आइए, जल्दी जल्दी, स्पीड रखूंगा आज, फिर स्लो है, अगली क्लास से स्पीड हो जाएगी। ये वाला लिख के समझ आता है, ये वाला उस चार्ट से नहीं बता सकता, फिर उसके बाद थोड़ा सा। आइए, यहां तक क्लियर है? समझिएगा। मिस्टर ए इन्फोसिस लोन लिया है 10 लाख का, SBI रेट 12%, इन्फोसिस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है nil। अब आप मुझे बताइए, क्या कंपनी एम्प्लॉय को बोलती है कि आप इसको रीपे कैसे करोगे, या पूछती नहीं है? कैसे रीपेमेंट होता होगा? आपकी सैलरी से 50,000 कटते रहेंगे या कुछ ऐसा, है ना? ऐसे ही होता होगा ना, कि आपको अब जब हम सैलरी देते हैं, मान लो एक इस एम्प्लॉय को, इसको 10 लाख रुपए की जरूरत थी, इसकी 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी थी, तो उसको बोला कि आपकी सैलरी से 50,000 डिडक्ट होता रहेगा, तो पूरे साल में 6 लाख की रिकवरी हो जाएगी। वो तो डिपेंड करता है आपस में, ठीक है। सो हाँ जी, बहुत बड़ा लोन ले वो लिया। तो डिपेंड करता ना, मतलब 20 लाख काटो ओवर, वो तो अलग चीज है। एग्जैक्टली, उन सब फैक्टर्स को देख के एक रीजनेबल कि आपके ऊपर बर्डन भी ना है, ठीक है। मुद्दे की बात ये है बच्चे कि अब आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ठीक है। और मैं डेट ऑफ लोन लिख रहा हूं, कौन सी डेट को इसने लोन लिया है, 1/4/24 को ही लिया। डेट ऑफ लोन अभी सिंपल रख रहा हूं मैं, 1/4/24। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप सबसे पहले लिखेंगे मंथ, तो ये साल कौन सा है वैसे? 24-25, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 12 महीने पूरे लिखे हैं मैंने, ध्यान से सुनते जाइएगा बात को। उसके बाद लिख रहा हूं मैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। तो अगर तो इसकी पूरे साल कोई रीपेमेंट ही नहीं, अगर मान लो इसने लोन लिया, कंपनी ने बोला अभी रीपेमेंट की बात नहीं करेंगे, अगले साल कर लेंगे, वॉटेवर, अगर कोई रीपेमेंट ही नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं अप्रैल में कितना होगा, मई के अंदर, जून? क्या मैं कह सकता हूँ ऐसे 10 लाख 10 लाख 10 लाख होता जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 120 लाख, 12 लाख नहीं, 120 लाख, 1,20,20,00,000। यहां तक क्लियर है आपको? और अगर क्वेश्चन इतना ही है, आप समझिए, मैं अलग अलग केसेस बना रहा हूँ, ये वाला केस नंबर A है, ठीक है। आप मुझे बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट। आप सारा का सारा एक्यूमुलेटेड का टोटल करेंगे, जब आपने टोटल करा कितना आया? 120 लाख। व्हाट इज द बेनिफिट रेट? 12%। पर 120 लाख का बेनिफिट, एक बार 12% निकालना, 14 लाख। तो डू यू थिंक 14,40,000 द राइट आंसर?
लोन कितने का है? 10 लाख का, और मैं बेनिफिट बोल रहा हूँ 14,40,000। इतना ज्यादा क्यों आ रहा है ये? क्योंकि टेक्निकली मैं बार बार 10 लाख लिख लिख के टोटल कर बैठा हूं मैं उसका। यही तो हुआ है। तो आप इसको एंड में क्या कर देंगे रे? 1/, अरे ये तो वही कैलकुलेशन कितना आ जाएगा? आप ये बोलो सर ये करने की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, करने की जरूरत है, बिल्कुल करने की जरूरत है। दिस इज द पैटर्न। मंथ लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट डे लिखेंगे, टोटल करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1/1। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो मैं केस नंबर बी बना रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप, वेरी गुड। डायरेक्ट 10 लाख पे नहीं खा सकते। नहीं निकाल सकते। फिर वो एक वर्कर होता अभी आप समझिए, आप एक बार अभी आ जाए। अगर मैं इसी क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूं 25,000 will be deducted from salary each month। पहली बात तो ये सर जी लोन की जरूरत थी 10 लाख रुपए की, कंपनी ने बोला ठीक है 25,000 रुपए महीने के कट जाएंगे, और ये बात खत्म नहीं हुई है। और मैं आपको कह रहा हूं सैलरी इज रिसीव्ड ऑन नेक्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। ओ माई गॉड, आपकी अप्रैल की सैलरी ड्यू कब हो रही है? अप्रैल में नहीं, मैं ड्यू की बात नहीं करी। अगर क्वेश्चन लिखा होता तो अप्रैल की सैलरी लास्ट डे होगी, तो लास्ट डे क्या हो गया बेटा? ये बोलो रे, है। अप्रैल की सैलरी ड्यू कब होगी? अगले महीने सर मंथ के एंड में हो गया ना। अप्रैल की सैलरी डेट बताइए प्लीज। 30th अप्रैल। और पैसा कब मिल रहा आपको? अच्छा 1 मई को मिल रहा। क्या हो गया भाई? 1 मई को मिल रहा है ना? अब आप सोचिए प्रैक्टिकली, आपने लोन लिया तो आपका पैसा कब कटा? 1 मई को कटा। तो मैं अप्रैल में, अप्रैल के महीने में आउटस्टैंडिंग कितना लिखूं? लास्ट डे। ये समझ आना चाहिए, क्योंकि 30 अप्रैल को पैसा कटा ही। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता दैट सैलरी इज पेड ऑन द लास्ट डे, तो 9,75,000। समझ रहे हो? तो डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन क्या बोलेगा। अभी जो केस मैंने बनाया उसमें क्या कर दिया? ऑन द नेक्स्ट डे। लेकिन बच्चे अगर मैं बोलता ऑन द सैलरी इज पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो क्या हो जाता बच्चे? इधर 9,70,000। क्या आपको समझ आ गया ना? अब आप मुझे कम ऑन ब्रो, रिसीव्ड होगा ना, ड्यू व्यू के बेसिस पे नहीं है, रिसीव पर है। एक्चुअल पैसे की पेमेंट की बात चल रही है भाई। हाँ बिल्कुल रिसीव्ड पर है। समझ रहे? ड्यू पे नहीं है बेटे, रिसीव्ड पर है। आप ये बोलो ड्यू हो गया तो मतलब मैंने पे करनी है, नहीं नहीं नहीं। जो पैसा मिलेगा, जब पैसा आपको दे रहा हूँ पैसा कट गया तो रीपेमेंट होती है। 10 लाख। अगला क्या लिखूंगा बच्चे? प्लीज आप सारे बच्चे इसका जरा टोटल करिए और मेरे को टोटल बताइए। 9,75,000। आगे का भी कर दो बच्चे, और फिर मुझे टोटल बता दीजिए प्लीज। हर केस में 25,000 कम नहीं, अगले 50। हाँ जी बच्चे, आप ना रीपे कर रहे हो लोन जो लिया, तो रीपे कैसे करोगे? आपको जब सैलरी अकाउंट में आती है तो कम आएगी। अब तो आपके अकाउंट में सैलरी कब आ रही है? नेक्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। मतलब अप्रैल की सैलरी 1 मई को आ रही है, तो 30 अप्रैल को तो आउटस्टैंडिंग पूरा 10 लाख है ना। 31 मई को कितना होगा? क्योंकि 1 मई को 25,000 की रीपेमेंट हो गई, तो 30 मई को तो 975 आएगा। फिर ऐसे ही मैं लिख देता हूँ 9,50,000, 9,25,000, 9,08,75। समझ आ गया ना बच्चों? कितना टोटल आ रहा है? कितना?
एक बार चेक कर। 1 करोड़। 11 महीने का पे कर देना 50,000। नहीं, पर हर बार ना आउटस्टैंडिंग कम होता जा रहा है, तो वो ऐसे। हाँ, 1,50,000,000। 1,50,000 ये आया बच्चों का आगे। वेरी गुड। मुझे बताइए, जी भैया, तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट बताओ ना रे। 1,03,50,000, 12%, 1/12, so the answer would be 1। ठीक है, छा गए बेटे, अब छा गए। एक क्वेश्चन पूछूंगा बेटे आपसे बच्चों से, अगर आपने सही आंसर दिया तो गिफ्ट है बेटे आप बच्चों। 5,000 के अंदर का गिफ्ट है ना। 5,000 क्या है? कैश पेमेंट कर दो 49,000 रुपीज की। अच्छा, ओ 5,000 टैक्स के ब्रो। मैं ही नहीं समझ पाया यार। डॉक्टर से चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है, आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया? देखते हैं आप क्या दिमाग लगा रहे हो। मिस्टर ए, इन्फोसिस, लोन टेकन 1 जुलाई 2024। ओ माई गॉड, 10 लाख रुपए का लोन लिया है, लेकिन डेट बदल दी मैंने, 1 जुलाई। और सर जी रीपेमेंट कैसे होगी? 20,000 पर मंथ रीपेमेंट, समझ रहे हो? जी, रीपेमेंट, लोन लिया आपने, 20 हर महीने कटेंगे आपके। और मैं आपको कह रहा हूं, सैलरी इज ड्यू एंड रिसीव ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। ओके, इसका मतलब क्या हुआ बेटे? इसका मतलब अप्रैल की सैलरी अप्रैल में मिल जाती थी, तो मेरे को कमी मिलेगी तो रीपेमेंट भी हो जाएगी। अब मुझे बताइए, क्या आप मुझे एसबीआई का रेट दे देता हूं आपको। एसबीआई का रेट मान लो 18%, और इन्फोसिस कितना परसेंट चार्ज कर रही है? 6%। लो जी लो, इसका मतलब बेनिफिट कितने का हुआ? 12%। बना दीजिए। अगर आपने ये सही आंसर दे दिया तो आपको, मजाक नहीं कर रहा, बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। आइसक्रीम फ्रॉम मैकडोनल्ड्स। आज क्लास खत्म होते ही मैं जाऊंगा आइसक्रीम। एक बच्चे ने अगर सही आंसर दिया तो सबको आइसक्रीम, और अगर किसी एक का भी गलत हो गया तो सबकी आइसक्रीम कैंसिल। ठीक है, ऐसा ही है ना? ट्राई करिए बच्चे, और सही ना होने पे मुझे आइसक्रीम खिला देना। आपको भी कोई एक ही बच्चा खिलाएगा ना, सब दिला के। आपका इसके बाद चेंज कर देना। आंसर मैंने ये निकाला, आंसर रजिस्टर हो गया। एक का भी गलत तो किसी को भी नहीं मिलेगी। इन बच्चों में पहले करा वो उनके लिए तभी तो आप ही
सर आ गया भाई मैं बताऊँ गलत होगा तो सबको करने को गलत बात है। सर अभी रुक जाओ अभी थोड़ा एक आंसर आ चुका क्या करना है सर? 1,62,000 है सर, 1,62,000 चेंज कर दूंगा ना नहीं आ रहा मैडम 81,000 आएगा बच्चों, आगे 81,000 बच्चों का। वेरी गुड, कैंसिल गलत हो चुका है बच्चों का। 52,200, 1,08,000। मैंने आपको बोला था ना बेटे, एक का भी गलत हुआ तो किसी को भी नहीं मिलेगा। सर मेरा सही है, आपका भी गलत था। सर आगे 81,000 आ गया। आपकी क्या करना होगा यार, मैं प्रेस की कराया जो सम आया वो कितना है बच्चों का? सही था स्टेप्स के 500 मिलेंगे बेनिफिट 12%। 12%। आप इसको डिवाइड करेंगे 1/9 से नहीं करेंगे, आप इसको 1/12 से ही करेंगे। और ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ये बिल्कुल हमेशा, चाहे आपका लोन 1 दिसंबर का हो या कुछ भी हो, आपको उसको किससे डिवाइड करना है? 1/12। ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं पर नेचुरली समझ आता है बच्चों को। आप मुझे बताइए, आपको लगेगा सर ये तो हम 12 से डिवाइड करें, हमने लोन तो स्टार्टिंग से था ही नहीं हमारा। लेकिन अगर आप सोचेंगे हर महीने का रेट कितना है, टेक्निकली मैथमेटिकली अगर 12% साल का है तो एक महीने का कितने का है? 1%। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आपको समझ आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1% पर इसका टोटल तो मैंने कम ही लिया है ना, तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको समझो इस बात को। सर हम जैसे 9 मंथ पे करते हैं फिर तो सब चेंज हो जाएगा। हाँ, गलत हो जाएगा। आप समझिए, मैं और मेरे को ऐसा कोई मेरी इंटेंशन भी नहीं है कि मैं आपको यही मैथमेटिकली समझाऊं। आप इतना समझिए, इंटरेस्ट फ्री लोन में, लोन किसी भी डेट का हो, आपको हमेशा रेट को मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/12। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हाँ जी 12% बेनिफिट है ना। 18% आपका क्या था बच्चे, और 6% इन्फोसिस भी तो ले रही है। ये देखिए 6%, ये देखो। गलत गलत निकला बेटा आपका आंसर, मैं ऐसे ही खिलाया था। कितना आंसर है फाइनली बच्चों का, मुझे बताइए। यहाँ तक क्लियर है? अभी खत्म नहीं हो पर रिजल्ट बात सुनी। हाँ जी बोलिए। अच्छा, इसको 9% कर दिया।
हाँ वो तो फिर मैथमेटिक लॉजिक चल रहा है कि वो बराबर, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब आप मेरी बात समझिए, खत्म नहीं हुआ अभी परकेटेड, अभी सुनिएगा एक बार। जल्दी बोलना सर, ठीक है ठीक है, एक बार मैं सर ग्रुप में लिखो सर, बस वही कोऑर्डिनेट करते हैं एक बार, जो चीज है मैंने ना उसमें जाओ, ठीक है ना, ओके। हाँ जी बच्चे, अच्छा बच्चे एक बात बताइए, अभी जो हमने लोन लिया था वो क्या पर्पस था बच्चे उसका, हाउसिंग लोन, और अगर कोई कार लोन लेता तो सेम एप्लीकेशन। सेम एप्लीकेशन। आपको जो लोन लेना है ले लो, प्लीज बातें मत करिए आपस में प्लीज। आपको जो लोन लेना है आप ले लीजिए, लेकिन एक टाइप का लोन है जिसके अंदर सरकार कहेगी कि हम आपसे कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे, दैट इज मेडिकल लोन। अगर एक इंसान को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है, मान लो एक इंसान को 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट, तो सर लोन है तो कंपनी को रीपे तो करना ही पड़ेगा। तो क्या ये वर्किंग चलाऊंगा मैं, आंसर इज नहीं चलाऊंगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब इसके नीचे आप एक नोट लिखिएगा, इन द फॉलोइंग टू केसेस, in the following two cases, interest free loan, in the following two cases interest free loan will be tax free perquisite, will be tax free perquisite, मतलब कोई भी टैक्सेबल चीज होएगी। नेक्स्ट लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, if the amount of loan, if the हाँ फॉलोइंग टू केसेस है ना, तो पहला केस एग्जाम्पल है, ठीक है, if the amount of loan or aggregate of loan, if the amount of loan or aggregate of loan during the previous year, if the amount of loan or aggregate of the loan during the previous year is up to 20,000 rupees, if the amount of loan or aggregate of loan during the previous year, to कहने का मतलब है आप अपनी कंपनी से 8,000 का लोन ले रहे हो, सरकार के पास इतना टाइम नहीं है किसी कैलकुलेशन करने को बोले आपको चेक होएगा। अगर आपका लोन ही सिर्फ और सिर्फ 20,000 का है, आपके दिमाग में चल रहा है सर 20,000 करते करते हम 12 महीने के अंदर 240 ले लेंगे, आप मुझे बताइए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एग्रीगेट ऑफ द लोन लिखा है, यानी कि आपका टोटल लोन अगर 20,000 से ऊपर हो गया तो टैक्सेबल, अगर अप टू 20,000 है तो कुछ भी नहीं लगेगा एग्रीगेट। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ लोन जैसे जो उन्होंने दिया फिर वो जो एग्रीगेट की बात नहीं है वो जो ड्यूरिंग द ईयर लाइक तूने 10,000 करके तू लिए जा रहा है, 1,20,000 का लोन हो गया तो थोड़ा ये जो भी एग्रीगेट है ड्यूरिंग द ईयर, ऐड करके उसी को क्या होता है एग्रीगेट नहीं एग्रीगेट लोन लेकर बार-बार मल्टीपल होता है। हाँ ठीक है, एग्रीगेट ऑफ लोन का मतलब बच्चे कि आप अगर 10-10 हजार रुपए करके ले रहे हैं और आपने 10 महीने लिया तो आपका लोन तो 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो थोड़ा ना ये एग्जाम्पशन लगेगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा ना पूरे में। तो वो तो वर्किंग के अंदर जाएगा, वो वर्किंग सिखा दी मैंने आपको, हो गया सेपरेट पार्ट है, तो ये इसके अंदर अब ठीक है, आगे पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी सर लो ले लीजिए आप, 20,000 नहीं होगा टैक्स। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। If the amount of loan or aggregate of loan does not is up to 20,000, if the amount of loan or aggregate of loan is up to 20,000, सर फर्स्ट पॉइंट इन द फॉलोइंग टू in केसेस the के बाद following cases interest free loan will be a tax free perquisite। ओके नहीं 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 कुछ और पूछ रही मैंने कोई कुछ नहीं बोला अभी तक, हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखो प्लीज, बातें कम करो बेटे, मैं आपको बता रहा हूँ इतनी बातें करता है ना तुम, लेफ्ट राइट वाले बहुत डेंजर में हो सारे के सारे, मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम्हें वाकई लग रहा है कि हमारे एक्सपीरियंस की कोई कदर है तो दूर हो जाओ बेटे, भाग जाओ। सर किसे कह रहे हो ना सबको ही बोल रहा हूँ मैं, तू जहाँ बैठता है तू अपने साथ 5 को डिस्टर्ब करता है, देख किसको रहे हो भाई। ठीक है, और ये छूटती हैं चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि नहीं छूटती चीज, ठीक है। एनीवेज पॉइंट नंबर 2, और if the loan is taken
if the loan is taken for medical treatment of employee, if the loan is taken for medical treatment of employee or any of its family member or any of its family member, कहने का मतलब ये है मेडिकल ट्रीटमेंट जो हो गई या तो एम्प्लॉय की खुद की है उसके फैमिली मेंबर की, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब सर आइए एग्जांपल बनाते हैं, बस 5 मिनट में परक्यूलेट खत्म होगा, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए गया इन्फोसिस के पास, लोन लिया 12 लाख का, प्लीज इधर देखिएगा, पर्पस मेडिकल पर्पस, और इसमें भी एलिजिबल होता है कौन कौन सी डिसीजेज अलाउड है नहीं है, इतना गहरा नहीं जाना अपने। आप मुझे बताइए, इसने जो लोन लिए ये 10 जून 18 को लिए, एसबीआई का रेट है 12%, इन्फोसिस कह रहे हैं कि निल रेट है। आप मुझे बताइए आपके दिमाग में क्या चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। मंथ आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो अप्रैल का आउटस्टैंडिंग क्या लिखूंगा मैं? अप्रैल में जब लोन ही लिया तो आएगा ही नहीं। मई के अंदर, जून एंड में, एंड लिखा है ना बेटे, जून एंड में कितना? 12 लाख। करेक्ट आंसर इज, जब पर्पस ही लोन का है तो जब कुछ टैक्स फ्री नहीं हो रहा तो मैं स्टेटमेंट ही क्यों बना रहा हूँ? मेरा काम आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताना नहीं है मेरा, वो कंपनी बनाती रहेगी अपने आप कितने रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा है। मैं तो ये वर्किंग इसलिए बनाता हूं ताकि मैं टैक्सेबल पोर्शन निकाल सकूं। और आप मुझे बताइए, जब इसका लोन ही मेडिकल पर्पस का है, डू आई नीड टू राइट 12 लाख? क्योंकि अगर मैं 12 लिख रहा हूँ और मैं आगे 12 लिख रहा हूँ, आप टोटल कर रहे हो, ब्याज लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, जो सारा का सारा 1 घंटा तो लगेगा ही नहीं ना। आपको अगर ये लग रहा है कि दैट आई एम क्रिएटिंग एन आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट फॉर द कंपनी, आई एम नॉट। वो कंपनी का काम है, मैं टैक्स की कैलकुलेशन के लिए ये आउटस्टैंडिंग बना दूं। अगर वो होना ही नहीं है, मैं वो बनाने का नहीं है। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे बात सुनिए, मैं थोड़ा सा इसको और बेटर कर रहा हूँ, पहले थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूँ। पहले भाई का पर्पस क्या था? मेडिकल था। कितने रुपए का लोन लिया है? 12 लाख रुपए का। और आपको इतना समझ आ रहा है कि इंफोसिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे? निल। So in this case, considering this scenario, nothing will be taxable because the employee has taken the loan for the purpose of medical treatment of himself or his family member. Nothing will be taxable. लेकिन अब आप मेरा आपसे एक सवाल, और मैं एक चीज छोटी सी बोलूंगा यहाँ पे, मैं रीपेमेंट भी लिख रहा हूं 20,000 पर मंथ, और आपकी जिंदगी आसान करने के लिए, आसान तो कुछ ऐसा वो नहीं है, एंड मैं आपको ये कह रहा हूं लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। मतलब मेरे कहने का मतलब है आखिरी दिन आपको पेमेंट मिल रहा है तो लास्ट डे कुछ पैसा मिल जाएगा ना। जैसे इसी जनरली पूछ रहा हूं, ये बंदे ने लोन कब लिया, पहली पेमेंट कब करेगा? 30/6 को, हैज टू गिव, क्योंकि इसकी जब सैलरी क्रेडिट होगी 30/6 को तो 20,000 रुपए कम डलेंगे इसके अकाउंट में, यही है ना। अब आगे सुनिए, जब एक इंसान को एकदम से मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो बेटे दो बातें हो सकती, या तो वो इंसान इंश्योर्ड है, he has taken हेल्थ इंश्योरेंस, या तो वो इंश्योर्ड नहीं है। आप समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में फर्क? हेल्थ इंश्योरेंस तो डेफिशिएंसीज हो, एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, हार्ट की, एंड लाइफ इंश्योरेंस एक इंसान डेथ होने के बाद एक लमसम पैसा मिलता। तो आप मुझे बताइए, मैं इधर किस चीज की बात कर रहा हूँ? हेल्थ इंश्योरेंस की। एक इंसान को एकदम से मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हो सकता है दैट दैट पर्सन इज इंश्योर्ड, और हो सकता है कि वो इंश्योर्ड नहीं। अगर तुम इंश्योर्ड नहीं है तो उसने पैसा लिया, इलाज कराया। लेकिन अगर वो इंश्योर्ड है तो आप बता सकते हैं व्हाट प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस? एक इंसान को एकदम से इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है डॉक्यूमेंट में शो करेगा और हो जाएगा ना क्लेम। तो उसको उसी टाइम हॉस्पिटल को पैसा देना होता है
या वो बोलेगा मैं इंश्योर्ड हूं, मेरा ट्रीटमेंट करो, पैसा इंश्योरेंस कंपनी से ले। पहले खुद कर लेगा फिर रिंग करता है पहले वो खुद पे करेगा फिर मिल जाएगा फिर ले। हालांकि दो तरीके की इंश्योरेंस होती है, एक होती है कैशलेस। कैशलेस होती है, मेरे से पैसा नहीं मांगेगा, मेरा इलाज कर अपने कंपनी से। और दूसरा होता है रिम्बर्समेंट, पहले पेशेंट पे करेगा, डिस्चार्ज समरी सब अटैच करेगा इंश्योरेंस में, फिर पैसा। आपके हिसाब से ये जो बंदा पैसा मांग रहा है, इसके पास कैशलेस इंश्योरेंस है क्या? कैशलेस होता है आपको एडमिट हो जाओ ट्रीटमेंट हो जाएगा, नहीं। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो बंदा है, ये दो कैटेगरी का बंदा हो सकता है। या तो इसके पास इंश्योरेंस है ही नहीं, है ना, और या तो इसके पास इंश्योरेंस है, कौन सी वाली बच्चा? एग्जैक्टली, रिम्बर्समेंट वाली। सर कैशलेस वाले में वरना पैसे क्यों मांगेगा ये? कैश में क्या जरूरत पड़ती है भाई पैसे की? कोई जरूरत नहीं पड़ती कैशलेस में। आप ले लीजिए, आप बिल्कुल इंश्योर फोन करिए, आप बोलिए मुझे कैशलेस चाहिए, बिल्कुल पैसे नहीं लगते। तो इसके पास कौन सी इंश्योरेंस है? क्यों केस बना रहा हूं। तो मैं मुझे बताइए, जब इसको पैसे की जरूरत थी तो इसका तो इलाज ही नहीं हो पा रहा ना, अंटिल ही सबमिट 12 lakhs का तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा। अब आप मुझे बताइए, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ठीक है सर, लेकिन जब ये डिस्चार्ज होगा, क्या ये क्लेम नहीं करेगा? मान लो 12 जून को, 10 जून को इसको जरूरत पड़ी, ठीक है, और इसको पैसे मिल गए, लेट्स सपोज जुलाई, 10th of July, he got 10 lakhs from the insurance company. इसका मेडिकल का खर्चा कितने का? 12 लाख। पैसे नहीं थे, एम्प्लॉयर से लिए, जुलाई में इसको पैसे वापस मिले 10 लाख, और ये चुपचाप लेके बैठा। 12 लाख तो मेडिकल पे लगी गए थे, इसने कहा 10 लाख अभी कंपनी को क्या देने, 20-20 हजार करके जा तो रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इसने ये इंश्योरेंस का पैसा अपने बैंक अकाउंट में रख लिया ना बेटे, मैं टैक्सेबल। तेरे को मेडिकल की जरूरत थी, तेरे को पैसे थे, तेरे पास 10 लाख आए, सारा वापस कर देगा मुझे। नहीं तो ये तो आपके बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा पड़े होगा ये तो टेक्निकली, इफ इन द मंथ ऑफ जुलाई इफ इन द मंथ ऑफ जुलाई आपने रिसीव करे 10 lakhs और आपने रिटेन कर लिए बेटे, बेस्ट थिंग क्या है, ये 10 लाख एज इट इज कंपनी को दे दो भाई। 12 लाख का लोन था, 10 लाख दे दी। और मैं इसको ना थोड़ा अमाउंट छोटा कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे 7-8 महीने बाद होता तो इतना पैसा क्या है। तो मैं आपको क्या कह देता हूँ, मान लो इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिले बच्चे, 6 लाख। सो द व्हाट इज द गवर्नमेंट क्या चाहती है, तेरा इलाज हो गया 12 लाख में, तेरे पास जो पैसे आए कंपनी को देना अपने पास क्यों रख रहे? तो अगर तो इसने दे दिया कंपनी को, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर इसने रिटेन कर ली, टैक्सेबल होगा। इसका मतलब जुलाई के आखिरी दिन आउटस्टैंडिंग चला दूंगा, कितने रुपए से? 6 लाख, या 6 लाख माइनस 20 हजार, जो इस महीने की सैलरी तो कटेगी ना, तो आप समझिए 5 लाख। मैं पुराने 20 हजार की बात नहीं कर रहा, आप कहीं सोचो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं आउटस्टैंडिंग शीट नहीं बना रहा आप सबके लिए। मैं कह रहा हूँ इस महीने 6 लाख ही होता, पर क्योंकि आखिरी दिन 20 हजार जा रहे हैं तो 580 कर दो ना सर उसको। It's not the earlier previous month 20,000 रीपेमेंट, इट इज सर जी 6 लाख था, 20 हजार कटा। अब मुझे बताइए नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 5,60,000। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 540। प्लीज आप इसको बना दीजिए और टैक्सेबिलिटी बता दीजिए, और फिर सारा का सारा बेनिफिट। समझ आ गया सब बच्चों को ना? एक बार बस मैं समराइज कर रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट में समराइज। देखो बच्चे, मेडिकल ट्रीटमेंट फुल्ली एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर जिस बंदे का मेडिकल ट्रीटमेंट हो, अगर उसकी इंश्योरेंस है और उसको फ्यूचर में पैसा मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसको सारा रीपे कर देना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर उसने रीपे नहीं करा, तो जितना भी उसने होल्ड कर लिया, वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस भी महीने में पैसा मिला, उस महीने के एंड में वो अमाउंट स्टार्ट हो जाए। क्लियर है बच्चे? चलिए गुड। इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। हाँ, इधर मैं इंश्योरेंस क्लेम लिख देता हूँ।
इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन 10 जुलाई। 44,000 देखिए तो वहाँ पे अपना खर्चा उठा दो मेडिकल ट्रीटमेंट के रोज दे दिया तो जितना भी होगा उसका रोड था वो डायरेक्ट वो कंपनी को दे देना तो वो टैक्स अदर फायदा जो रेडी में लगा मतलब वहाँ पे ऐसे मेंशन को टैक्स बट वो ज्यादा नहीं है ना वो टैक्स लगा वो बनानी स्टार्ट ये बात स्टार्ट हो जाएगी तो आप हम सैलरी को डिलीवर करेंगे बट फिर टैक्सेबल मान लो 12 लाख का पंद्रह में जैसे रियल मान लो 15 में आ रहा तो 12 लाख बाकी हाँ जी बच्चे, कितना आंसर आया? तो सीधा आंसर लिख दो भाई, 45,000। कैसे है वैसे बता दो एक बार, टोटल कितना आया? 45 lakhs। इतना आउटस्टैंडिंग आ गया? ओके ठीक है। कहिए साहब, ऑल क्लियर? ओके तो सर इंटरेस्ट फ्री लोन आपका सारा का सारा डन है जी। आइए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। अभी कोई बाहर गया हुआ है क्या? निशान बंद कर दो। इसको वर्किंग करेगा तो वैल्यू पैसा लगेगा उस पे टैक्स लगेगा। अच्छा जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं, ये इंसान की इंश्योरेंस कैशलेस है। देखते आप क्या कहते हो, ही हैज कैशलेस इंश्योरेंस बट उसने 12 लाख रुपए ले लिए अपने एम्प्लॉयर्स से। टैक्स होगा? यस होगा। कैशलेस है भाई, तेरे तो पैसे ही नहीं लग रहे तेरे को। सोच के देखो ना आप इंटेंशन को। द पर्सन हैज कैशलेस इंश्योरेंस, मतलब वो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ इट, बट उसने 12 लाख का लोन ले लिया है। ले लिया तो ले लिया सर, टैक्सेबल हो जाएगा, वर्किंग चलेगी पूरी की पूरी। 6 लाख कहाँ से आ गया? मान ले नहीं 12 लाख का लोन है। बताइए क्लियर है बच्चे? हाँ जी। मान लो जो ऑफिस में इसका ये जो मिला है लोन वो 12 लाख का है तो हम जो फॉर्मेट में दिखाएंगे परफॉर्मर में तो नीचे डिडक्ट क्या होगा वैल्यू ऑफ बेनिफिट वो तो टैक्सेबल होगा ना। किस एंगल से बोल रहा जो मैंने अभी समझाया? सैलरी के परफॉर्मर के जो फॉर्मेट है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। वर्किंग नोट बनेगा भाई, वैल्यू ऑफ बेनिफिट ही वो दिखाऊंगा देखो। ओके बस बेटे प्रैक्टिस करनी है, आपने दिमाग लगा लिया जो लगाना था आज। यार वैसे है ना, एक चीज और लिख लो तो सही है। आपको ध्यान है मैंने मेंबर ऑफ सच एम्प्लॉय लिखवाया था, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और एनी ऑफ इट्स। भाई जरा मेंबर की डेफिनेशन भी लिखो। हाँ पेपर में कोई नहीं पता लगता भाई यार। स्पाउस हाँ लिखा हुआ सर्वेंट एंड मतलब थोड़ी अजीब बात है बट हाँ मतलब याद रहे। स्पाउस फैमिली मेंबर जो है स्पाउस लिखा हुआ है बहुत सारे।
बेटे फैमिली मेंबर लिख लीजिएगा प्लीज। ठीक है। चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस और नहीं सर सर ये डिपेंडेंट का कॉन्फिडेंट चिल्ड्रंस में मैक्सिमम टू तो नहीं है ना? नहीं इसमें ऐसा मतलब बच्चे को देखो ये डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट जैसे कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो फिर इंडिपेंडेंट हो जाते डाउन की गलती है। सिबलिंग्स नहीं है। हाँ जी मैडम ये तो अब ना इसमें नोटिफिकेशन में जाना ठीक है। ये तो फिर अब वो डिपेंडेंट के अंदर क्या आ रहा है ना वो देखना पड़ेगा पर उतना गहरा जाने का बहुत सर मुझे थोड़ा कह रहा था आधे नंबर के लिए कर रहा हूँ सर स्पाउस ठीक है। फिर चिल्ड्रन अगर उनके रखे तो उनके लिए ये बिना जो लिखा है वो तो यहाँ लिखना है, इसमें डाउट कैसा पेरेंट्स और सर्वेंट और डिपेंडेंट ना सर्वेंट को ना उनकी मतलब उनकी भी कोई सॉरी कर रहा है। हाँ क्यों दे रखा है सरकार अच्छी ये क्वेश्चन लिखो रे 4.19 फटाफट करिए 6-7 आएंगे इलस्ट्रेशन बेटे सर देखना है करना नहीं है। प्लीज सॉल्व करिए प्लीज। हाँ मतलब अगर आपका हो जाएगा ये देख देख के भी कर सकते हैं आप ठीक है देख देख के कर सकते हाँ ठीक है 20,000 सर हो जाएगा ये वाला तो हो जाएगा सर इसको हटा देते हैं सर। हैं आराम से कोई नहीं बाकी बच्चे भी करें ये तो गुड प्रूफ है। एक चाहिए हो गया कुत्ते की बात बताओ क्या है? वही जो मैंने कराया है कि बस हो गया मतलब मेन चीज आप है 4.19 हो गया 4.20 जितने भी महीने का हम ले हाँ भाई नेक्स्ट मंथ महीने बताया था ना पहले बार कितने महीने का महीने का 1/12 भी करें वेरी गुड है। लोन इज बीइंग रीपेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ तो बस आपका फर्स्ट वाला सेम रहेगा 5 लाख ही हो गया ना बताओ रे हो गया सर। हो गया 4.20 आंसर आप भी दिखा दो। वैल्यू पहले वो से बनाए अभी अभी बस वैल्यू पे 10%। 4% हो जाएगा ना। अब वो क्या बोल रहा है कि 4.21 में इलस्ट्रेशन नंबर 4.19 हमारी पहले वाला था पहले वाला मतलब ये वाला तो इसमें कितना आया था तुम्हारा ये 41,80,000 पहले तो पूरा 10% टैक्सेबल करा था अब कितना करूंगा रे 41,80,000 पे कितना परसेंट 4% 10 - 6 4%। एक मंथ का क्यों निकाला है हाँ जी और 1 मंथ बड़ी अजीब बात कर रहे हैं आप हर क्वेश्चन में 1/12 भी तो कर रहे हैं हम लोग इसमें ना एक मिस्टेक है बस अब ये एक बार पढ़ना 4.22 अगर आप कहीं नहीं अटके तो हो सकता है सही होगा ये मिस्टेक है मतलब वो कंटिन्यूड मान लो आप चाहे वो इनिशियली क्वेश्चन में दिया था ना कि 20,000 की डिडक्शन चल रही है क्यों नहीं दिया ब्रो हाँ हाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिए 3 लाख मिल गए फ्रॉम 25/11 तो ऐसा है भैया नवंबर एंड में तो 3 लाख आउटस्टैंडिंग दिखा दूंगा लेकिन कितने की रिकवरी चल रही है बेटे 280 260 240 220 टोटल आ जाएगा 13% इंटू 12/12 कोई दिक्कत है यहाँ तक बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके चलो एक बार फिर भी पढ़ लो अगला देखना हो गया बेटे वैसे मुझे मेन इंश्योरेंस वाला बताना था बस हो गया ना बड़े आगे बढ़े
ओके, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, बस वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नमस्ते। यूज ऑफ मूवेबल एसेट दिख रहा है आपको? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ये तुमने बड़े बड़े परकेसेट्स रह गए हैं, छोटे वाले भी हैं बट हाँ मेजरली क्वेश्चन। मिल गया। आइए इलस्ट्रेशन में 4.32, अब आपको समझ आएगा कि परकेसेट का पैटर्न कैसे है बच्चे। आर इज एम्प्लॉयड विद एबीसी लिमिटेड, तो एम्प्लॉय का नाम क्या है बच्चे? आर, और कंपनी का नाम ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ। तो आप समझिए बेसिक सैलरी बोल लो, 25,000 इंटू 12 तो होगा ही ना। ठीक है जी। द कंपनी प्रोवाइड्स देम विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स। कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन, नेक्स्ट क्लास में होगा ये, अभी हमने कुछ नहीं करना, यानी कि कंपनी ने रहने के लिए जगह दी हुई है आपको। एचआरए नहीं है ये। हाउस रेंट अलाउंस होता है, आप किराए पे रह रहे हो कुछ पैसा ले लो। एक होता है आप हमारे एम्प्लॉई हो, हमारे बड़े बड़े अपार्टमेंट से एक फ्लोर आप। बहुत सारी कंपनी करती है, गवर्नमेंट में करते। मेरी जब जॉब थी बेटे तो कंपनी ओन्ड अपार्टमेंट्स होते थे, बहुत ही खराब होते, पर वैसे आपको बता रहा हूँ मिल जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। रहना कंपलसरी है, रेंट पे चढ़ाओ। नहीं ऐसा, मतलब वो ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए जो करना है वो चीज है ना। लेकिन इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? आरएफए। ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, 1-1.5 घंटे यही चलेगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन, दिस नॉट एचआरए। मुद्दे की बात ये है कि ये पॉइंट नहीं देखना मैं। अगला पॉइंट पढ़िए, क्या आपको समझ आ गया? मैं नहीं बोलूंगा बेटे, सेम है, ठीक है। इतना आसान है। 5 लाख 5 लाख द एंटायर लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग। 4। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट। ही इज अलाउड टू यूज वीडियो कैमरा बिलोंगिंग टू, कैमरा यूज के लिए मिल रहा है। कौन सा परकेसेट लग रहा है? यूज वाला है, ट्रांसफर वाला? यूज वाला। उसके अंदर क्या होता था? कंप्यूटर है तो नील है, उसके अलावा कोई है तो इफ इट इज ओन्ड तो 10%, नॉट ओन्ड तो हायर चार्जेस। क्या बोल रहा है भाई ये? द कंपनी हैड परचेज द कैमरा फॉर 60,000 ऑन 1/5/2020, मतलब बहुत पहले का परचेज करा हुआ। उससे क्या फर्क पड़ता है? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ही होगा। आगे सुनिएगा, दिस कैमरा वॉज सोल्ड टू हिम। ओके, उस टाइम तो यूज हुआ, फिर इस कैमरे को बेच दिया उस एम्प्लॉय को। सुनिए एक बार, सोल्ड टू हिम ऑन 1/8/23। कितने रुपए का? 30। मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले आप मुझे प्रीवियस ईयर बताइए कौन सा चल रहा है। 23-24 है ना बच्चे? एक इधर से देखोगे, जीटीआई निकालना है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब 23-24। तो आप समझिए 23-24 में 1/4/23, 31 मार्च 24, उसको कैमरे को यूज करने को दिया गया। क्या आप मुझे टाइम पीरियड बता सकते हैं कितना टाइम यूज करा उसने? इस साल का यूज बताइए, लिखा हुआ है। जब 1/8 को बेच दिया तो उससे पहले तो यूज ही कर रहा था। तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस पीरियड में कैमरा यूज हुआ है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट का परक्विजिट लगेगा। हाँ, और इसके बाद क्या हो गया इस डेट पे? अब अगर ट्रांसफर हुआ है तो कितने रुपए का कैमरा खरीदा था, उस पर डेप्रिसिएशन रेट लगाओगे, कितने रुपए वैल्यू आएगी, उससे कितना रिकवर करा, जो बच गया वही तो बेनिफिट निकलेगा। आप समझ रहे हो एक ही साल में क्या क्या हो रहा है इसमें? ये निकालोगे आप अभी, वैसे अदर एसेट के बीच में रहेगा इसका। ये देखेंगे अभी। क्यों यही अदर एसेट पे ही जा रहा होगा। द कंपनी हैड परचेज्ड अ कार ऑन 16/7/2020। मैं 23-24 में हूं भाई, कंपनी ने गाड़ी खरीदी है 16/7 को। दिस कार इज सोल्ड टू आर, लो जी लो, एक और पॉइंट आ गया।
जिसमें सोल्ड टू आर है, यूज ऑफ एसेट या ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर, ऑन 14/7/2023, 14/7/2023। हाँ जी, आप पकड़ लिया एकदम से बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई चीज 16 को शुरू होती है तो 15 को खत्म होती है। ठीक है, पर वो आप अभी बनाइएगा। 80,000 इज रिकवर्ड, द कार वॉज नॉट यूज बाय आर। इसका मतलब, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यूज का नहीं है। बेसिकली मैंने आपको ट्रांसफर कब करी है बेटे? 16/7/2020। ये मैं कार की बात कर रहा हूं, और वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इससे पहले वो यूज नहीं कर रहा था कार। कहीं आप वो कैमरे वाला लॉजिक लगा दो। समझ रहे हो वो क्या क्यों बोल रहा था? कार तो सीधा बेची, उससे पहले उसका थी नहीं वो वाली कार। आप मुझे बताइए, कंप्यूट द, अच्छा इसके बाद एक पॉइंट मैं आपको बोल देता हूँ। द कंपनी पेज द टेलीफोन बिल ऑफ 24,000 फॉर द टेलीफोन इंस्टॉल्ड एट द रेजिडेंस। अगर एक एम्प्लॉय के ऑफिस में, सॉरी एम्प्लॉय के घर में टेलीफोन इंस्टॉल करा जाता है या उसके मोबाइल का रिचार्ज कराया जाता है तो वो टैक्स फ्री होता है बच्चा। लैपटॉप वाला लॉजिक भी कह सकते हो, बट अगर लैंडलाइन आप पर्सनली भी यूज कर रहे हो, आपको उसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। एनी टेलीफोन बिल्स या कोई भी चीज अगर इंस्टॉल्ड एट योर प्रीमाइस, एट योर हाउस होल्ड है, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगी। मैं लिखवा दूंगा आपको, लेकिन आपने कौन से पॉइंट सॉल्व करने हैं? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर, आई एम सॉरी, पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4। मैं एक बार स्टार्ट करा रहा हूँ आपको, ठीक है? बेसिक सैलरी लिख पाएंगे आप? हाउसिंग लोन निकाल दो सारे बच्चे एक बार, हाउसिंग लोन कितना है बना दो, चाहे फॉर्मेट बना दो। पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओल्ड रेजीम चल रहा है, बेसिक सैलरी लिख दो, फिर हाउसिंग लोन का बना दीजिए। कितना है? 20,000। ये आपने कैसे निकाला होगा? नहीं, 5 लाख का देखो इन्होंने करा है, ठीक है, पर हमने एक जो पैटर्न सीखा है, 60 लाख टोटल लिख रहा हूं मैं, इंटू 12 माइनस 8 इंटू 1/, ने पूरा क्लास लगाई है बेटे। ठीक है, तो आप ऐसे ही करिए इस चीज, ऐसे मत देखो कि उसे जो कर दिया बस। हाँ जी, अब है ना अपने पूरी क्लास। हाँ तो वो तो मॉड्यूलेशन आ सकती है पेपर में। कोई अमाउंट काट दिया है पर हाँ ना सैलरी तो कोई अमाउंट नहीं कटेगा। नहीं, कोई डिडक्ट, वो कह रहा था द एंटायर अमाउंट वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर। आगे बच्चों का हाउसिंग वाला भी आ गया। अब आते हैं कैमरा पे। अब कैमरा पे कंफ्यूजन क्या आ जाती है बच्चों, कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक है या ये अदर, आपके हिसाब से कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? अदर में जा रहे हैं, क्योंकि ना नहीं तो 50-50% करोगे तो वैल्यू भी तो बहुत ज्यादा गिर जाएगी। समझ रहे हो? उसने खरीदा 2-3 साल पहले, 50 गिर गया, 50 गिर गया, तो बहुत ही एब्सर्ड वैल्यू आई। सो इट्स बेटर कि आप एक एजम्पशन डाल दें दैट वी आर कंसिडर्ड टू बी अदर एसेट। और अगर अदर एसेट होगा तो मेथड कौन सा लगेगा? एसएलएम। और रेट तो लगा दीजिए ना, कैमरे को पहले यूज के हिसाब से लगा दीजिए, फिर ट्रांसफर के हिसाब से लगा दीजिए। यूज का मैं आपको बता देता हूँ भाई, ऐसा है, यूज कर रहे हो, एक्चुअल कॉस्ट क्या थी? 60,000। रेट कितना लगेगा? 10%। कितने महीने यूज करा? 4 महीना, यो आ गई वैल्यू 2,000। अब जरा ट्रांसफर पे लगा दीजिए, ऐसे लगता है रिक्वायर्ड हो ट्रांसफर वाले पे। कैमरे में तो लक्ष्य है लाइन का कैमरा वो क्या कह रहे दोस्त? जो कैमरा का पैसे चलाए जिस कैमरा वो सोल्ड हुए तो 118 तो यहाँ पे हम वो डेट के अकॉर्डिंग अब तू कैमरा की परचेज डेट बता। 1/5/20। और जब तूने बेचा तब तक कितने कंप्लीटेड ईयर्स हो गए टेक्निकली? 1/5 से चल, 1/5 भी ले ले, अभी एक एक दिन की मारा मारी नहीं। 1/5/21, 1/5/22, 1/5/23, so that's 3 years, 10%। SLM तो 6,000 एग्जैक्ट, 18,000 माइनस।
So it is 42,000, but you are recovering 30,000, 12,000 का 3 years का लेंगे, सेम वे कार का भी बिकॉज कंप्लीटेड ईयर्स 3 years हो। कार पे भी करेगा उसमें एक दिन के बेसिस पे भी ईयर चेंज हो रहा होगा, तो वो ध्यान ध्यान से करना। कार का ही करवाना कैमरे का निकला बच्चों का कितने ईयर्स निकले? 3 साल निकलेंगे बच्चों। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा? तो लॉजिकली आप देखोगे 42,000 का कैमरा, बुक वैल्यू इज 42,000, हाउ मच इज रिकवर्ड? 30,000। बैलेंस ही तो टैक्सेबल होगा। 42,000 की चीज 30,000 में मिल गई। सर यूज में कंप्लीटेड या नॉर्मली देखेंगे और यूज में 10% पर रहना है ब्रो। 4 महीना यूज कर, 5 महीना कर, उस हिसाब से चला। कार में लगाएगा 20%, कितना है? सर अगर एक कैमरा 4 साल के यूज के लिए तो डायरेक्ट 40% लगा देता हम ब्रो 4 साल यूज करे तो जिस साल में यूज करा उस साल में जाएगा ना। तेरे को मैं अगर एसी यूज करने दूंगा तो 5 साल करा, तो इस साल इसी साल का लगेगा, अगले साल। अगर 15 को कर दो तो वो 3 साल कर देगा। अगर 15 को 3 साल छा गए बेटे, छा गए आप। कैमरा तेरे को 4 महीने दिया यूज करने को, 4 महीने he is allowed to use the camera belonging to the company। और कंपनी ने कब खरीदा था? 2020, पुराने 3 साल में। और कंपनी ने 1/8/23 को बेच दिया था। तो अगर मैं इस साल की बात करूं, मुझे क्या लेना देना, पहले यूज करा था नहीं करने को, तो इस साल का निकालना है। ठीक है, तो तू अप्रैल मई जून जुलाई तो यूज कर रहा है ना, उसके बाद भाई एग्जैक्टली वो तो पिछले साल की इनकम में जाएगा। क्या फिक्स है यूज ऑफ मूवेबल एसेट? 20% WD, मोटर का 20% WD। आप देख लो सब नोट्स के अंदर है, लेकिन वो एप्लीकेशन इतनी लिख नहीं सकते जी, समझ रहे हो? ये दिमाग प्रैक्टिस कर करके होगा। और ये बोनस नंबर है, आते भी नहीं है पेपर, बहुत सिंपल है ये। मतलब 1 नंबर, आधा नंबर, मतलब ऐसे। टैक्स का थोड़ा सा बहुत वो आता है, खिचड़ी बनी हुई है। सारे ब्रो याद होंगे तो तुमको 80,000। वेरी गुड आलोक जी, सो इंटेलिजेंट। मैं तो आपको सोचता था बिल्कुल इंटेलिजेंट। सर आप कहते हो ना कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ, मल्टी कार वाला कहने दो भाई, कुछ तो देखने का है सर। कर लो बच्चे प्लीज। सारे बच्चों का सॉल्व पीछे हो गया, सॉल्व आयुष जी हो रहे हो गई। मोटर कार की बात कर रहा हूँ ना, 80,000 कह रहे हो ना? मैंने कार को परचेज कब करा? देखो 16/7, ठीक है, 16/7/20 से लेके, क्या मुझे बता सकते हैं 1 साल कंप्लीट कब होता है? 16 से लेकर 15 तक होता है। 15/7/21, फिर उसके बाद 15/7/22, और फिर उसके बाद 15/7/23। 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट रुकिए, एक बार रुक जाइए। 3 साल हो रहे हैं ऐसे टेक्निकली। अब आप जरा दोबारा क्वेश्चन पे जाइए।
इसने बेचा कब है? तो ये वाला ईयर कंप्लीट कब हुआ? सर एक दिन कंप्लीट सिर्फ कितने ईयर हुए? 2 साल हुए। अब आप सुनते जाइएगा, गाड़ी थी कितने की? 2.5 लाख रुपए की। तो 2,50,000 पे फर्स्ट 2 साल की डिप्रिसिएशन लगेगी ना। सो हाउ मच इज 20%? 50,000. देन 2 lakh. Then for year 2 it is. So the book value is 1,60,000. यानी कि कंपनी ने एम्प्लॉय को 1,60,000 की गाड़ी दी है। अगर तो मैं इससे कुछ भी रिकवर ना करूं तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 160. बट आई हैव रिकवर्ड 80,000 क्योंकि बोल रहे इट इज सोल्ड फॉर 80,000 टू हिम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट? 80,000, तो टैक्सेबल तो 80,000। हाँ जी, कर लेते हो प्रैक्टिकल तो एग्जाम के लिए तो वो वाली चीज। अगर यही मैं एक दिन बाद ट्रांसफर दिखा देता तो फायदा मिल जाता ना, वैल्यू गिर जाती। तो वो तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बताइए, क्लियर है बच्चे? आगे सब बच्चों का इधर ऑल क्लियर टिल हियर? ओके, बस बेटे। हाँ, वो एक बार लिखवाऊंगा, एक बार राइट टाइम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बच्चे यहाँ तक रखते। और परक्विजिट्स के अंदर ना, अगर अब मैं बोलूं, जैसे बड़े वाले परक्विजिट्स है, ठीक है, जैसे एक RF है, मोटर कार है, मेडिकल है, प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री वाला बड़ा था बोलूंगा। बट ऐसे ही 4 परक्विजिट्स और आएंगे, ठीक है। तो जितना मैंने अभी करवा दिया ना आपको परक्विजिट्स, आप वो कर लीजिएगा, क्योंकि अब जब आगे जाएंगे ना तो वो, ऐसा नहीं बोलूंगा टेक्निकल है, पर प्रोविडेंट फंड वाला सबसे ज्यादा टेक्निकल होगा, ठीक है। तो आप प्लीज अपना ना बैकलॉग मत रखना सैलरी का, नहीं तो अब एकदम से हैवी लगना स्टार्ट हो जाएगा आपको आफ्टर दिस, ठीक है जी। चलिए, तो इतना रखते हैं और हम लोग मिलेंगे 3:30 एंड विल बिगिन विद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, थैंक